लो अब आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं, आराम से हिलाना मत, पैर की बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इकोनॉमिक्स के अंदर आगे बढ़े। हम इकोनॉमिक्स में जिस टॉपिक पे थे उसका नाम था एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हम उस टॉपिक पे थे जिसका नाम था एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब कहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, बात ये थी। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं वेयर द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल, ऐसे भी आ सकता है। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता? तो हमने कहा था सबसे पहली गिवन गुड्स। लेकिन आपको मैं गिवन गुड्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो गिवन गुड्स का कंसेप्ट आपने पढ़ा, ये कंसेप्ट देने वाले का नाम पता है क्या था? मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप लिख लो यहाँ पे, सर रॉबर्ट गिफन। अगर बाई चांस कोई आपसे पूछ ले हु ब्रॉट दैट कंसेप्ट ऑफ गिफन गुड्स, उनका नाम था सर रॉबर्ट गिफन, ROBERT, रॉबर्ट गिफन, GIFFEN। उन्होंने दिया था कंसेप्ट ऑफ गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब होता है इंफीरियर गुड्स। गिफन गुड्स की जो डिमांड होती है वो प्राइस के घटने के साथ घट जाती है और बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड के साथ नहीं चलता। ठीक है जी, गिफन गुड्स के बारे में इसका एक एग्जांपल मैं आपको करवा दूंगा बुक से। एक एग्जांपल मैं आपको करवा दूंगा आज, क्योंकि हमने इसका एग्जांपल नहीं किया था। फिर हम सेकंड नंबर पे आए, हमने कहा स्टेटस सिंबल गुड्स। जब बात अंगूठी की आ जाए, हीरे की अंगूठी की आ जाए, या बात सोने की अंगूठी की आ जाए, या बात BMW गाड़ी की आए, या बात मर्सिडीज बेंज की आ जाए, तो फिर उस टाइम पे पैसे की बात नहीं सोची जाती। फिर तो लोगों को दिखाना चाहता है कि हम कितना अमीर हैं। और जब बात दिखावे की आ जाए तो फिर डिमांड का लॉ जो है वो धरा का धरा रह जाता है। जितनी महंगी चीज उतनी महंगी डिमांड, उतनी ज्यादा डिमांड व्हेन इट्स कम टू स्टेटस सिंबल। यही तो मैंने कहा था, जो अमीर लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है स्टेटस सिंबल। ये जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है? स्टेटस सिंबल। दे वांट टू मेंटेन अ स्टेटस इन द सोसाइटी, और उसके लिए चाहे इन्हें लोन पे पैसा उठाना पड़े, फिर भी उठा के अपने स्टेटस को मेंटेन करते हैं ना। और बाद में फिर मुश्किल भी हो जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा, कईयों के चेक बाउंस हो गए, वो जेल में चले, बहुत कुछ होता है। स्टेटस सिंबल, जब स्टेटस सिंबल की बात आ जाती है तो फिर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता भाई। फिर हमने तीसरी बात की थी, क्या? फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर दिमाग में ये आ जाए कि इस चीज की शॉर्टेज होने वाली है तो लोग उस चीज को लेने के लिए दौड़ते हैं, चाहे उसका मार्केट में प्राइस बढ़ जाए, फिर भी उसकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता। तो यानी वहां भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। तीनों बातें खत्म हो गई। आ जाओ चौथा पॉइंट चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 के अंदर करते हैं इग्नोरेंस। पॉइंट नंबर 4 में करते हैं इग्नोरेंस। कभी कभी इग्नोरेंस के अंदर भी गलती, मतलब क्या बोलेंगे इसको? इग्नोरेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? अनदेखा कर देना या नॉलेज का ना होना, इग्नोर कर देना, है ना। कई बार आपकी आदत होती है कि आपकी ऐसी आदत है कि आपको एसी वाली गाड़ी में बैठ के जाना है, सीधा बिग बाजार में उतरना है, सामान लेना है, एसी वाली गाड़ी में बैठना है और घर आ जाना है। आप गर्मी में घूमना नहीं चाहते, आप मार्केट में रेट पता ही नहीं करना चाहते, आपको सिर्फ बिग बाजार में ही सब कुछ मिल जाता है, आप एसी से नीचे बात नहीं करना चाहते। मीन्स यू आर इग्नोरिंग अदर थिंग्स नाउ, यू डोंट वांट टू इवन चेक द प्राइस इन द मार्केट। और उस इग्नोरेंस के अंदर आप गलती से महंगा सामान परचेज कर रहे हो और आपको मालूम भी नहीं है। ऐसा भी हो जाता है। कुछ लोग नहीं जाना चाहते सब्जी मंडी के अंदर मेरी तरह, और चेक करके फ्रूट नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें 10 रुपए की कीमत नहीं है, 5 रुपए की कोई कीमत नहीं है। वो बोलते छोड़ यार, सीधा चल वहां बिग बाजार में, यहाँ एसी गाड़ी में जाएंगे, वहां एसी के अंदर जाएंगे, एसी में सामान लेंगे, एसी में बैठेंगे, घर में आके एसी में बैठ जाएंगे, हमें नहीं घूमना धूप के अंदर। दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। ठीक है, तो लिख लो एक पॉइंट जल्दी से। कंज्यूमर may buy more of a good at a higher price when they are ignorant of the prices of the goods in the market. Of the prices of the goods in the market. हो गया यहां तक? आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। sometime due to ignorance customer feel that
customer feel that if a good is cheap, it will be of low quality. And vice versa. It will be of low quality. And vice versa. राहुल तेरा मास्क है, खतरनाक फंसेगा तो बेटा, सबको फंसाएगा सर। तो एक पहले से अकाल वालों में एक कोरोना निकला हुआ तो वहां तक पहुंच जाएगी, कोरोना करती है। अब सुनिए मेरी बात, पता है कई बार लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है, अगर चीप चीज है तो लो क्वालिटी की होगी, वो चेक भी नहीं करना चाहते मार्केट के अंदर। अगर यही आपको वही बाजार के अंदर 50 रुपीज पर किलो आलू मिल रहे हैं और उसके बाहर एक रेडी लगी है जिसमें 30 रुपीज पर किलो मिल रहे हैं, वो आवाजें मार रहा है 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, और आप चुपचाप अंदर जाओगे, पैक करवाओगे 50 रुपीज पर किलो वाले, गाड़ी में रखोगे, आ जाओगे। क्यों मालूम? आपकी ऐसी सोच है कि जो सस्ता है वो गंदा है। ये सोच है कई लोगों की, और बहुत सारे लोगों की ये सोच है, बहुत सारे लोगों की, इवन मेरे फादर की ये सोच है, जो सस्ता है वो गंदा है। पर मेरी ऐसी सोच नहीं, मेरी सोच ये है कि ढूंढो, सस्ते में भी अच्छा है, ये मैं ढूंढता हूँ इसीलिए, है ना? ऐसा होता है। और ये सच नहीं है कि सस्ता है तो गंदा है और महंगा तो अच्छा है, ऐसा सच नहीं है। कभी कभी आप ब्रांडेड टी शर्ट ले लेते हो बहुत महंगी, लेकिन आप एक धुलाई करो उसकी, एक बार उसको धो का खत्म। और कई बार आप नॉन ब्रांडेड लेते हो और वो बहुत अच्छी निकल जाती है। तो आपको पहचान करनी चाहिए, ना कि इग्नोर होना चाहिए। ठीक है जी, इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट इज फैशन रिलेटेड गुड्स। सुनो मेरी बात, मैंने कहा ना फैशन, जब बात वो आ जाए ना, वो क्या बोलते हैं फैशन की, फिर लॉ ऑफ डिमांड की धज्जियां उड़ जाती है। अभी आमिर खान ने कहा वो ऊंची वाली पैंट डालनी है और आगे से फटी हुई है, और मार्केट में क्या हो गया, ऊंची पैंट फटी पैंट कर करके लोगों ने डिमांड बढ़ा दी। वो आगे से फटी हुई, पीछे से कुछ ने तो ऐसे डाल रखी है, सारी फटी हुई यहाँ से यहाँ तक ऐसे। दिल्ली में मतलब कमाल की बात है यार। पहले बोलते थे भिखारी है, फटी पैंट डाल के घूम रहा है, आजकल बोलते हैं अमीर है, फटी पैंट डाल के। देखो टाइम कैसे सर्कल घूम रहा है, समय का चक्र कैसे घूम रहा है, देख रहे हैं आप। पहले बोलते थे फटी पैंट डाली तो भिखारी है, आज बोलते फटी डाली यार बहुत अमीर बंदा है, स्टेटस सिंबल बना हुआ है आजकल फटी पैंट है। उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई। फिर सुनो ना, फटी हुई जो है ना वो 2000 की पैंट है, और जो बिल्कुल सही जींस है वो 600-700 की है। कोई नहीं खरीद रहा उसको, चाहिए नहीं, फाड़ दोगे भैया इसको, फिर ले लेंगे। और भैया ने क्या किया हुआ है, भैया ने मशीन रखी हुई है, ऐसे करके चला देता है, फट जाती है 3-4 जगह से, रब कर देते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? सैंड पेपर से। हाँ, तो ये सब पता है इसको, ये लड़की को सब पता है फैशन के बारे में। देखो फैशन रिलेटेड गुड्स, जब बात फैशन की आ जाए तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता भाई। फिर तो जो आमिर खान ने पहन लिया या कटरीना कैफ ने पहन लिया वही चाहिए, चाहे वो कितने का भी हो। मम्मी वही लेना है जो कटरीना कैफ में पहन के डांस किया था, बस। फिर मम्मी से पैसे की बात नहीं करनी। मम्मी की कहते साथ वाला देख, ये देख 600 रुपए की पैंट इतनी अच्छी, वही लेनी है 1500 वाली, क्योंकि कटरीना कैफ ने ये डाली थी। दैट इज कॉल्ड फैशन रिलेटेड गुड्स। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, लिख लो जल्दी से आप। गुड्स रिलेटेड टू फैशन, गुड्स रिलेटेड टू फैशन डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो ना, वो लड़कियां लगाती है ना, वो क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं उसको, लैक्मे का, हमारे घर में लगाती है, काजल पाजल सब कुछ है। वो देखो वो लैक्मे वाला, एक मिनट ऐसे सब लैक्मे वाला देखो, सुनो लैक्मे वाला काजल, इसके घर से भी सिस्टर है, इसको मालूम है, मेरे घर की बेटी मुझे मालूम है। लैक्मे वाला काजल जो है वो शायद 200 रुपए 250 रुपए का आता है, 700 का। 700-800 का मुझे बताया, मैं मना करता हूँ यार, वो यूज कर रही है। ये कितने का? 700 का। 3,000 के अंदर है सर, 3,000 की एक लिपस्टिक आती है। मुझे नहीं पता, आज मुझे पता लगता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इधर देखो, ये वो लैक्मे वाला यूज कर, 10 रुपए भी आता सामान। तो चंडीगढ़ में चले जाओ 10 रुपए बिकता है। लेकिन जब बात फैशन की आ जाए तो फिर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। मतलब वो लैक्मे वाला ही चाहिए ना, क्योंकि लैक्मे वाला वो आती है ना, वो कौन सी आती है, कटरीना नहीं आती, करीना कपूर आती है और लैक्मे का एड देके चली जाती है, समझे? तो सुनो एक मिनट,
हेलो बस सुनो, मतलब कहने का ये है, जिसका फैशन है ना वही चलेगा, चाहे प्राइस कुछ भी हो। ठीक है जी, आ जाओ आगे लिखो। नेक्स्ट लिखो चेंज इन वेदर। ये भी एक बड़ा रीजन है जी, चेंज इन वेदर। अच्छा सुनो, चेंज इन वेदर जब होता है ना तब भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। अभी मेरी बात सुन लो, मैंने आपको उस दिन समझाया था ना, आप बारिश में कहीं फंस गए बाजार के अंदर, बारिश में चले गए, वहां बारिश होगी, फंस गए आप। अभी सामने दुकान है, छतरी, ठीक है, और बहुत तेज बारिश हो रही है और आपको घर भी आना है, कोई काम भी है ना, ट्यूशन भी पहुंचना है। आप गए छतरी वाले के पास, भैया कितने की थी? 100 रुपए की। यार ये तो वहां 50 की मिलती है, छोड़ दोगे कि ले लोगे? नहीं छोड़ोगे आप, नहीं छोड़ोगे। ये भीगने वाले आदमी नहीं, हैं। ये पता है क्यों नहीं छोड़ोगे? सुनो, क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि आपको उस चीज की जरूरत है। ऐसे ही आप समझ लो हिल एरिया में चले गए और गलती से स्वेटर ले जाना भूल गए, गर्म कपड़े ले जाना भूल गए। अभी हिल एरिया में आप पहुंच गए और पहुंचे तो पता लगा वहां तो बहुत ठंड है। जैसे देखो ऐसा किया, जैसे ही आप निकले बाहर और ठंड बहुत लगी और सबसे पहली दुकान सामने दिखी, आपने देखा जैकेट कितने की? बोला 1000। यार हमारे माला में तो 300 की मिलती है ये वाली, ये तो किसी काम की नहीं है, पर फिर छोड़ दोगे कि ले लोगे? लेनी पड़ेगी। यानी वेदर के हिसाब से भी लॉ ऑफ डिमांड कभी एप्लीकेबल नहीं है। आप कहाँ खड़े हो और किस जगह पे खड़े हो, कौन से वेदर में खड़े हो, ये डिपेंड करेगा। वहां लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, वहां जान बचाने की बात सोची जाती है। ठीक है जी, तो लिखो जल्दी से, फटाफट जल्दी से लिखो। विद चेंज इन सीजन ऑब्लिक वेदर, with change in season oblique weather, demand for certain goods also change. Demand of certain goods also change irrespective of their price. Irrespective of their price. Irrespective of their price. For example, demand of umbrella in the rainy season. लिख लो, फॉर एग्जाम्पल डिमांड ऑफ अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन। ठीक है जी, चलो एक और लिख लो, नेसेसिटी ऑफ लाइफ। पॉइंट नंबर 7, नेसेसिटी, NECCE नेसेसिटी ऑफ लाइफ, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। यहां भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। सुनो ना, इधर देखो, आप बीमार पड़े हो, ठीक है, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, डॉक्टर ने दवा लिख के दी, आप गए दुकानदार के पास, वो केमिस्ट के पास, भैया ये दवाई दे दो। उसने बोला ये तो 5000 की है और आप सीरियसली बीमार हो और उसके सामने एक दूसरी दवाई है वो 1000 की है। फाइन, आपने पूछा भैया अच्छी कौन सी है? अच्छी तो ये वाली है जो डॉक्टर ने लिखी है। कौन सी लोगे आप? सुनो मेरी बात, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बीमार हो, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी, जो लिख के उसने दी, केमिस्ट की शॉप पे आप चले गए, आपने पूछा भैया कितने की है? बोला 5000 की। आपने भैया कुछ और भी है क्या इसके साथ की? हाँ एक और है, उसने निकाल दी, ये कितने की है? 1000 की। आपने पूछा अच्छी वाली कौन सी है, बेस्ट कौन सी है? बोला जो डॉक्टर ने लिखी है बेस्ट है। तो कौन सी लोगे आप? 5000 वाली की 1000 वाली? गरीब आदमी तो सर 1000 वाले के लिए मर जाएगा ना, मर जाएगा ना, है ना? तो जान बचाने, चाहे गरीब भी होगा तो जान बचाने की सोचेगा, अगर गरीब भी होगा तो वही सोचेगा जान बचेगी तो ही तो पैसे कमाओगे, मर जाओगे तो गरीबी कौन सी अमीरी कौन सी? तो कौन सी लेने वाले? 5 वाली। क्यों? क्योंकि केमिस्ट ने भी कह दिया वही अच्छी है, जल्दी असर करेगी। आई मेरी बात समझ आपको? तो जब बात नेसेसिटी ऑफ लाइफ की आ जाए ना, तब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं। जैसे मेडिसिन, जैसे आटा, अरे गिरो नहीं, जैसे आटे की बात करें ना, सुनो, जब हम यंग थे, उधर जब आज से 25 साल पहले की बात करें, नॉट 25 साल, उससे पहले चले जाओ, 30 साल पहले, जब आपकी एज में मैं था, आज से 30 साल पहले, अगर मैं आटे की बात करूं, अगर मैं व्हीट फ्लोर की बात करूं, तो व्हीट फ्लोर मुश्किल से 3 या 4 रुपए किलो होता था। आटा समझते हो आप, जिससे चपाती बनती है, व्हीट फ्लोर, वो 3 या 4 रुपए किलो होगा उस टाइम पे। आज आटा 25-30 रुपए किलो है, अच्छे वाला आटा 25-30 रुपए किलो है। तो क्या लोगों ने खाना छोड़ दिया? प्राइस बढ़ता जा रहा है, क्या लोगों ने खाना छोड़ दिया चपाती?
राइस उस टाइम पे शायद 10 रुपए किलो थे, आज अच्छे वाले राइस 60-70 रुपए किलो हैं। क्या लोगों ने खाने छोड़ दिए? दीज आर कॉल्ड नेसेसिटी ऑफ लाइफ। यहां लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। आटे के साथ, दाल के साथ, चीनी के साथ, चावल के साथ, दूध के साथ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। दवाइयों के साथ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। आपके एजुकेशन के साथ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। आप कभी भी जिंदगी में सस्ते स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ना चाहते हो आप? डाल दें आपको हिमशिका में या मिक्की मॉडल में, पढ़ना चाहोगे? बोलो, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा मिक्की मॉडल स्कूल के अंदर जहां सिर्फ 600 रुपए फीस है? पढ़ोगे आप? है कितनी हजार के? सर मेरा दोस्त फेल हो गया था, उसको 10वीं में 2000 तो इनकी तो फिर 3-3 हजार है, 3,500। आप पढ़ना चाहोगे ऐसे स्कूल में जब कम से कम फीस हो? लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। आप हमेशा एजुकेशन, ओए बस हेलो, इससे बाहर आओ, बाहर एजम्पशन वाली बातें हैं। आप मेरी बात सुनो, आप हमेशा उस स्कूल में पढ़ना चाहोगे जहां पे बेशक फीस ज्यादा लेकिन अच्छी एजुकेशन मिल रही है। वहां लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है। जब बात नेसेसिटी ऑफ लाइफ की आए ना, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, वहां लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्यों? क्योंकि जीने के लिए आपको खाना जरूरी है, बीमार हो गए तो दवाई जरूरी है, पढ़ने के लिए अच्छी एजुकेशन जरूरी है, तो फिर वहां लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। मैं बात समझ में? तो लिख लो, जल्दी से लिखो। लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। For example, commodities like wheat, rice, medicines, etc. ठीक है जी, ये खत्म हो गया टॉपिक। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक खत्म हुआ। लेकिन इसके साथ मैंने आपसे कहा था मैं एक एग्जांपल आपको करवाऊंगा गिवन गुड्स का। आ जाओ, मैं 5 मिनट में खत्म करवाऊं। हम जल्दी जल्दी करें, फटाफट थोड़ा सा आ जाओ। लिखो एग्जांपल ऑफ गिवन गुड्स। ये देखो, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये रह जाए। आज भी नहीं है, कौन नहीं आई? वो कहाँ है? कल था वो तो मतलब बर्थडे क्या बोलता है? पढ़ो मत यार, क्या होगा हमारे बच्चों को? यंग जनरेशन कहाँ को जा रही है, मैं हैरान हुई है। आ जाओ, ये लोग क्या होगा? अब लिखो मेरे साथ, इलिस्ट्रेशन लिखो आप। कंज्यूमर कंज्यूम 2 गुड्स। मान लो आप कंज्यूमर कंज्यूम 2 गुड्स। कौन से 2 गुड्स हैं? गुड्स ए एंड बी। कंज्यूमर कंज्यूम 2 गुड्स ए एंड बी। तूने लिख रहा है? लिख रहा है, ओके, वेरी गुड। और कुछ एजम्पशंस हैं साथ में, कुछ एजम्पशंस हैं। ये एजम्पशंस है क्या? गुड बी इज द गिवन गुड। गुड बी जो कौन सा गुड है? गिवन गुड। और इसका प्राइस है ₹10 पर यूनिट। और गुड ए इज द नॉर्मल गुड। और इसका प्राइस है ₹20 पर यूनिट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो बजट है उसका, हिज बजट इज ₹120। यानी उसकी इनकम कितनी है? 120 रुपए। ठीक है। और सुनो, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है minimum requirement of both goods सेवन यूनिट्स। ठीक है, ये एग्जांपल दिया उसने। मान लो आप एक कस्टमर हो,
और आपके पास 120 रुपए हैं और दो तरह के गुड आप कंज्यूम करते हो, गुड ए एंड गुड बी, जिसमें गुड बी गिवन गुड है और ए नॉर्मल गुड है। जो गिवन गुड है वो 10 रुपए पर यूनिट है और जो नॉर्मल गुड है वो 20 रुपए पर यूनिट है। और आपकी जेब में पैसे कितने हैं? 120। और आपकी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 7। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन मिल जाए 7। ठीक है जी। अब देखो आप खड़े कहां पे हो? बिफोर राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ने से पहले, बिफोर लिखो, बिफोर राइज इन प्राइस, बिफोर राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ने से पहले ऑफ गुड बी, ऑफ गुड बी, his consumption bundle is 5.2। ठीक है जी। लो ये उसका बंडल था। वो कौन से बंडल पे था? 5 और किस पे? 2 पे। बिफोर राइज इन द प्राइस ऑफ गुड बी हिज कंजम्पशन बंडल इज 5 और 2, यानी वो गुड ए के ले रहा था 5 और गुड बी के ले रहा था 2। तो देखो कितना प्राइस बनता है, देखो तो जरा क्या बनता है। ये देखो, गुड ए के वो खा रहा था 5 मतलब 100 रुपए और गुड बी के ले रहा था 2 मतलब 20 रुपए। टोटल 120 रुपए खर्च कर रहा था। ये उसकी कंजम्पशन थी प्राइस बढ़ने से पहले। ठीक है। हम पढ़ क्या रहे मालूम है? हम ये इफेक्ट देख रहे हैं कि गिवन गुड की जो डिमांड है प्राइस के बढ़ने से घटती है कि बढ़ती है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखने की बात कर रहे हैं। और एग्जाम्पल क्या है कि आप एक कंज्यूमर हो, आपके पास दो तरह के गुड्स हैं, गुड्स ए और गुड बी। गुड ए जो है वो नॉर्मल गुड है, गुड बी जो है गिवन गुड है। आपकी जेब में 120 रुपए हैं और आप मिनिमम 7 यूनिट चाहते हो दोनों की मिला के। तो आप क्या कंज्यूम कर रहे थे? प्राइस बढ़ने से पहले आप कंज्यूम करते थे 5:2, मतलब 5 और 2 का बंडल। 5 कौन से वाले? नॉर्मल गुड्स, और 2 कौन से वाले? गिवन गुड्स। टोटल कितने पैसे हो गए? 120। अब क्या हुआ? अब देखो क्या हुई कहानी। अब देखो क्या हुआ। इफ प्राइस ऑफ गुड बी राइजेस टू ₹15 पर यूनिट, ये देखो अब क्या हुआ। मान लो, एज्यूम करो, द प्राइस ऑफ गुड बी राइजेस, बढ़ गया to ₹15 पर यूनिट। द प्राइस ऑफ गुड बी राइजेस टू ₹15 पर यूनिट और ए में कोई चेंज नहीं आया। एंड नो चेंज इन प्राइस ए, एंड नो चेंज इन प्राइस ए। ठीक है जी। लो बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या करेगा वो। कोई प्राइस में चेंज नहीं आया, अब बताओ क्या करेगा। सर वो देखो सुनो बड़ी बात यार, आराम से शांति से सोचो। एग्जाम्पल पेपर में आ सकता है इसलिए करवा रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे समझ में? पायल कहां तक समझ में आई? सच्ची बता। यहां तक, नीचे तक आ गई? मैंने कहा यहां तक समझ में आ गई। मतलब ये बंडल बना हुआ है, उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट 7 की है और वो क्या खा रहा है? ए की 5 और बी की 2। ए नॉर्मल गुड्स है और बी गिवन गुड्स है। टोटल कितना हो गया? 120 रुपए। होगी बात समझ? 120 पूरा खर्च रहा है बजट के हिसाब से। अब हुआ क्या, जो बी है ना, बी गिवन गुड्स, उसकी प्राइस बढ़ के 15 हो गई और ए में कोई चेंज नहीं आया। ए की प्राइस उतनी है 20 की 20। अब बताओ क्या करेगा वो? एक का कम कर देगा, एक का कम कर देगा और बी का बढ़ा देगा। बोलो आपके हिसाब से क्या बंडल बनाओगे अगर आप यहाँ खड़े हो तो? है? यानी आप ऐसे करने वाले हो, ऐसे 3 ए का खाओगे और हाँ ए का 4 करेगा सर। ए का 4, बी का उसका 4, उसका 3। अच्छा ऐसे कर लेते हैं। बनेगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता। ये हो जाएगा, ये वाला काम हो सकता है 3 और 4। देखा आपने एक बार? सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। इधर देखो, बात सुनना, कितनी सीरियस बात थी। ये तो बन नहीं सकता, हटा दो पिक्चर से, नहीं बन सकता। देखो क्या हुआ, सुनो। हमने पढ़ना क्या था? गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं
जिनके प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस घटने से डिमांड घट जाती है। यही बात पढ़ी थी ना हमने, उसको लाइव एग्जांपल में हम करके देख रहे हैं। देखो आप मेरी बात सुनो, आप एक कंज्यूमर हो, आपके सामने दो गुड्स रखे गए, एक गिफन और एक नॉर्मल। गिफन मैंने सस्ता गुड, चीप गुड्स जो सड़क किनारे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड गिफन गुड्स। उसका प्राइस है 10 रुपए, और जो दुकान में मिलता है अच्छी दुकान में, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स, उसका प्राइस है 20 रुपए। ठीक है, आपकी जेब में 120 रुपए थे और आप क्या कर रहे थे, आप इस बंडल में खड़े थे। अच्छे वाले गुड्स लेते थे आप 5 और गंदे वाले 2 और अपना काम खत्म कर देते थे 120 रुपए। अब हुआ क्या, अब क्या हुआ, एज्यूम द प्राइस ऑफ गुड बी। गुड बी क्या है, गिवन गुड। गुड बी कौन सा गुड है, गिवन गुड। हैज राइजेस टू ₹15 पर यूनिट। प्राइस 10 रुपए से बढ़ के 15 रुपए हो गया। तो क्या बंडल बना, देखो आपने बंडल क्या बनाया, और ए में कोई चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज इन द ए। आपने क्या बंडल बनाया, आपने ये बंडल बनाया, 3 गुड्स ले लिए ए के और 4 गुड ले लिए बी के। ये देख रहे हो, ए के कितने लिए आपने, 3, और बी के, यानी आपने क्या नोट किया, द प्राइस हैज इंक्रीज फॉर द गिवन गुड्स एंड decrease for the normal good. no, the price has increased for the given good and the demand also increase. देखिए आपने कहा, the price has increased from 10 to ₹15 and the demand has also increased from 2 to 4. वो देखो, देखिए आपने कितनी डिमांड थी गिवन गुड की, अब कितनी हो गई। यही बात को साबित करना था, whenever the price increase for given goods, the demand also increase. Law of demand is not applicable. The law of demand says when the price increase of a commodity, the demand decrease. But when it's come to given goods, the law of demand does not work. ये पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। याद है आपको, ये पहला पॉइंट था गिवन गुड्स। ये आपको कभी मैडम में पूछ सकती हैं, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल करवाया। आप खुद देखो कि जैसे ही गिवन गुड का प्राइस 10 से बढ़ के 15 रुपए हुआ, उसकी डिमांड 2 से बढ़ के कितनी हो गई, यानी प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बढ़ी या घटी, बढ़ गई। तो फिर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा, फिर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा, यानी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ। आप मेरी बात समझे। अच्छा, कितनों को समझ आई ये बात, ईमानदारी से आगे समझ, तेरे को नहीं आई पहले, आगे समझ, ईमानदारी से बोलो, कितनों को समझ आई। जसप्रीत इधर समझ आई, समझ में आ गई, तेरे को नहीं आई। अच्छा, कौन समझाएगा इसको, किसी बात, ये लिखे हुए को एग्जाम्पल में कौन समझाएगा। हाँ चल समझा दे रहा हूँ। यार ऐसे मत करा करो यार, ये देखिए हाथ खड़ा करो, देखो ऐसे शेर बनो यार। अरे गलत से होने से क्या होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, और सही होने से क्या होएगा, चॉकलेट कर देती पैसे खत्म, हारों के सामने नकली सब, अकाउंट 0 है ना, ऐसा होना चाहिए। हाँ, इधर कौन समझाएगा ये बात, नहीं तू नहीं, तू समझा रहे, समझा दे फटाफट। हाँ आ जा, आज जल्दी से समझा। लो जी, अगला टॉपिक हमारे पास है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। लिखो आप, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, ये टॉपिक है। Why does demand curve slope downwards? लिख लो टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या इसको मैडम कैसे पूछ सकती है, इसको पूछ सकती है, Why is the law of demand applicable? ये भी पूछ सकती है मैडम। क्या पूछ सकती है, Why is the law of demand applicable? सुनो, कंफ्यूज मत हो ना, पिछला टॉपिक जो पढ़ा था पता है क्या था, वेयर लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल। अब क्या पढ़ रहे हैं, वाई द लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। अच्छा, दो बातें, एक और लिखो और करके। या मैडम पूछ सकती है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसके अलावा क्वेश्चन को और चौथा तरीके से नहीं पूछ सकती।
नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके बहुत सारे चांस होते हैं पूछे जाने के। आया था सर हमारे पास आया है? हमारे पास आया सर इस सब कोई बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन पूछा और ये वाला उसमें मतलब दिया हुआ 3-4 और वो ये गलत दिया। पूछा जाएगा। अब भी गलत करोगे। देखो जब तक आपने नहीं पढ़ा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन एक बार आप पढ़ने के बाद गलत करोगे तो फिर गलत बात है। जब तक नहीं पढ़ा तो ठीक है जी। अब पढ़ लो, उसके बाद गलत नहीं होना चाहिए। तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछा सकता है। क्या कि लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल कहाँ पे है। दूसरा, ये हमेशा डाउनवर्ड की होता है राइट की तरफ। तीसरा, कॉजेज क्या है नेगेटिव रिलेशन के डिमांड और प्राइस के बीच में। 3 तरह का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब लिखो आंसर इसका, फटाफट से लिखो, जल्दी से लिखो। द वेरियस रीजंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आर नंबर 1 लॉ ऑफ DMU. The various reasons for the operation of law of demand are number 1 law of DMU. अब मेरी बात सुनो, आप में से कोई बच्चे ऐसा तो नहीं जो भूल गए इसको? कोई भूला तो नहीं? मालूम है लॉ ऑफ DMU क्या था? When you consume more and more of one good, the marginal utility from that good keep decreasing. है ना? No, MU of that good keep decreasing. ये हमने पढ़ा था ना लॉ ऑफ DMU के अंदर। जब हम एक ही चीज को बार बार खाते रहते हैं, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन घटती और घटती जाती है। यही पढ़ा था। अब सुनो, यहाँ लॉ ऑफ डिमांड कैसे आ गया सर? मैं बताता हूँ कैसे आया। आप दुकान पे बैठ जाओ, आप बैठो एक दुकान पे जहाँ पिज्जा मिल रहा है, बैठ जाओ। पहुंच गए इस दुकान पे आप? कोई पहुंचा? पहुंच गए? अच्छा बस ठीक है, वही ज्यादा आगे बचा ना, बस पिज्जा की दुकान। नहीं अभी देखो, इधर देखो, ऑर्डर तो चल रहा है, काम तो हो गया। इधर देखो, आप दुकान पे बैठे जब पिज्जा मिल रहा है, आपने पहला पिज्जा खाया, मजा आ गया, स्वाद आ गया। दूसरा देख पहुंच गई वहां, इसने ऐसे किया, भी करिए हाँ स्वाद है। अरे तू पहले इधर पिज्जा खा भी देती, इधर मैं खिलाऊंगा अभी। देख दूसरा पिज्जा खाया, ठीक है यार मजा आया। तीसरा पिज्जा खाया, बस क्या हुआ? लग गया लॉ ऑफ DMU। लग तो सेकंड से ही गया था, तीसरे में और लगा। चौथा खाया, बस यार। दुकानदार आया, एक पिज्जा और ले लो आप। ना भैया ना, आप नहीं पिज्जा चाहिए। और एक मिनट रुको एक मिनट, शांति। बर्गर दे दो। सुनो आपने क्या कहा? बर्गर दे दो अगर दे सकते हो तो, पिज्जा नहीं। बोलता नहीं हमारे पास सिर्फ पिज्जा ही है, एक ही आइटम है दुकान पे, क्या? पिज्जा। आपने कहा ना पिज्जा और नहीं खाना। अच्छा एक काम करो, आप ले तो लो, 40 रुपए का है, मैं आपको 10 का दे दूंगा। इधर देखो क्या बोला उसने, देखो मेरी बात सुनो गौर से। अरे मेरी बात सुनना, लॉ ऑफ DMU लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कैसे घुसता है, मैं घुसा रहा हूं जबरदस्ती। इधर देखो गौर से सुनो, इधर आप दुकान पे बैठे हो, पिज्जा खा रहे हो। पहला पिज्जा खाया, बहुत मजा आया, क्योंकि लॉ ऑफ DMU स्टार्ट हो रहा है ना अभी, बहुत मजा आया, तसल्ली हो गई दिल की पिज्जा खाने के बाद। दूसरा खाया, थोड़ा कम मजा आया। तीसरा खाया, उससे कम मजा। चौथा जबरदस्ती खा लिया, ठूस लिया पेट में, कोई बात नहीं, चलने दे। अभी सुनो मेरी बात, 5वां दुकानदार, एक पिज्जा और ले लो मैडम। ना जी ना, अब नहीं लेना पिज्जा। अरे ले लो आप एक पिज्जा। नहीं भैया आप बर्गर खा सकते हैं, पिज्जा और नहीं खा सकते। नहीं बर्गर नहीं, हमारे पास एक ही आइटम है पिज्जा। तो रहने दो भैया, नहीं चाहिए, आप बिल ला दो। अरे आप ले लो, मैं बहुत सस्ता दे दूंगा। तो दोस्तों की तरफ देखा, 10 रुपए, चल ले आओ एक दीजिए। ले लिया ना पिज्जा आपने, ले लिया ना। अरे उसने 10 रुपए करके आपको पिज्जा चेप दिया एक 5वां वाला, देखा आपने? तो कौन सा लॉ लग गया? लॉ ऑफ डिमांड। When the price increase the demand, when the price decrease the demand increase। 40 का था तो आपने मना कर दिया, उसे 10 का किया नहीं, आपने मंगवा लिया। आपने क्या सोचा कहीं जगह आएगी ठूस लेंगे, कर दिया वही काम आपने, ये किया ना आपने। तो क्या लगा लॉ ऑफ डिमांड। ये है लॉ ऑफ DMU और लॉ ऑफ डिमांड के बीच में कनेक्शन। तो पहला रीजन क्या था? लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है जी, अब लिखो इस बात को, आप जल्दी से लिखो। सबसे पहले लिखो लॉ ऑफ डिमांड। इट स्टेट्स दैट, अरे सुनो मेरी बात सुनो, मैं आपको ये सारी बातें ऐसे लिखवा के ऐसे से निकल सकता हूँ, ऐसे लिखवाऊं और ऐसे से निकल जाऊं। मैं चाहता हूँ ये बातें दिमाग में रह जाए, है ना। ये जो पेट में पिज्जा जैसे रह रहे हैं, वैसे दिमाग में बातें रहे तो मजा आएगा सीखने का, इसलिए टाइम लगता है। नहीं तो चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म करवाया जा सकता है,
लेकिन अभी श्री बात सुनो, ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड आप पढ़ रहे हो ना, इसे यहां नहीं छोड़ोगे आप, बीकॉम फाइनल तक लेके जाओगे, यहां नहीं छूटेगा ये आपसे। ये थ्योरी ऑफ डिमांड 11th क्लास का चैप्टर नहीं है। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल गो टू बीकॉम फाइनल ईयर। फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा, फाइनल में भी आएगा और डेप्थ में आएगा, लेकिन थ्योरी ऑफ डिमांड नहीं हटेगा, ये रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप इसको 11th क्लास में छोड़ के नहीं जाने वाले, इसलिए जो डीप में टाइम लगाना पड़ रहा है। एक एक बात जो आप ये नोट्स बना रहे हो ना, फेंकना मत, ये नोट्स फेंकना मत, ना 11th क्लास के अकाउंट्स के और ना ही 11th क्लास के इकोनॉमिक्स के नोट्स, कभी जिंदगी में फेंकना मत। 11th और 12th क्लास के सारे नोट्स दोबारा खोलने पड़ेंगे, बल्कि ये चैप्टर सारे के सारे ऐसे ही आपके काम आ जाएंगे, आपको ट्यूशन नहीं पढ़नी पड़ेगी। आज वो बच्चा आया था 12th क्लास में पूछने के लिए, क्या बोल रहा था वो, ट्यूशन कब पढ़ाओगे बीकॉम की, है? मैंने बोला क्यों पढ़ेगा बीकॉम की ट्यूशन, 11th 12th के नोट्स निकाल कर पढ़ ली। मुझसे पूछने आया कि ट्यूशन कब स्टार्ट करोगे बीकॉम की। वो जो जसवीर जिसके 87 89 मार्क्स आए अकाउंट्स में, जो 11th क्लास में रह गया था, फेल हो गया था, वो बच्चे, और समझ रहे हो? तो यही नोट्स आगे काम आएंगे। तो लिखो सबसे पहले जल्दी से लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में लिखो। इट स्टेट्स दैट, क्या बोलता है लॉ ऑफ डीएमयू, यहां लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। इट स्टेट्स दैट as the consumer consume more and more units of a good, as the consumer consume more and more units of a good, the MU derived from each successive unit, the MU derived from each successive unit goes on, क्या बोलोगे, goes on decreasing. Very good. If a consumer consumes more, if a consumer consumes more, his MU falls. In that case, he will be ready to buy. In that case, he will be ready to buy more only if the price also falls. If the price also falls and become equal to MU. So the law of demand is applicable. So the law of demand is applicable. आई मेरी बात समझ में, पायल इधर समझ में आ गई, कोमल समझ आई बात क्या लिखा है? लॉ ऑफ डिमांड कैसे, लॉ ऑफ डीएमयू कैसे लॉ ऑफ डिमांड के अंदर चला गया, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि लॉ ऑफ डीएमयू लॉ ऑफ डिमांड में कैसे चला गया। हम पढ़ क्या रहे हैं, that why the law of demand is applicable, और हमने लिखा क्या, लॉ ऑफ डीएमयू। यानी लॉ ऑफ डीएमयू कहता है अगर आप एक ही चीज को बार बार खाते जाओगे तो उससे मिलने वाली एमयू जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, आप एक जगह पे आके रुक जाओगे और ज्यादा तभी खरीदोगे जब उसका प्राइस भी गिर जाएगा, जो कि मैंने 5वें पिज्जे की बात आपसे की। कितने का प्राइस कर दिया उसने, 10 रुपए, तो आपने क्या कहा, चल ले ही आएगी, देखी जाएगी, है ना, ये वाला काम हुआ। तो कौन सा लग गया, लॉ ऑफ डिमांड, कहां पे, लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर। आई बात समझ में? लो जी, यही खत्म करते हैं, आगे कल करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू। बस आप लोग जाओ और कल मिलेंगे।